मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे PYQ क्वेश्चंस जो SSC GD की 53 शिफ्ट 2024 में हुई थी, तो उनका हम GS क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। और डेली हम दो शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन कल से हमने 3 शिफ्ट का रिवीजन करना शुरू किया है और आज भी हम 3 शिफ्ट के 60 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आपने वो पिछली क्लास ना देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध संविधान संशोधन से है? तो इसका संबंध है भाग 20 से। और भाग 20 ये अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है और ये साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। और भाग 17 का संबंध किससे है? तो भाग 17 में है अनुच्छेद 343 से 351 और ये राजभाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की एक राजभाषा होगी। और भाग 18 इसमें आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है और इसमें 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जाता है। तो ये 3 आधार भी हमको रखने हैं ध्यान। और 3 आधार कौन कौन से होते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह से पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह होता था आंतरिक अशांति, लेकिन आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। तो और 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 10वीं जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा होता है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। और जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे चंद्रमौली साहब। और वित्त मंत्रालय के वर्तमान प्रमुख यानी कि वित्त मंत्री कौन है? तो यह निर्मला सीतारमण। गृह मंत्री का नाम है अमित शाह और ये सहकारिता मंत्री भी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा निर्गमित बंध पत्र की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है खुले बाजार की क्रियाएं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। और उसी प्रकार कलाकारों को उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये पुरस्कार है कलैमा मणि है तमिलनाडु राज्य का पुरस्कार। केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है और अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करती हैं? तो ये है कथकली। कथकली में हरे और लाल रंग मुंह पर लगाया जाता है और इसमें आँख और बाहों का संचालन किया जाता है। कथक ये नॉर्थ इंडिया विशेषकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। मणिपुरी ये मणिपुर में होता है। और भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1878 में और लिटन इस समय वायसराय था। और लिटन ने जो देसी भाषाओं में पत्रिकाएं या समाचार पत्र छपते थे उसमें अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जो बातें होती थी तो उनको रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। और इस एक्ट को ख़त्म कब किया गया था? 1882 में। 4 वर्ष बाद रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। और 1881 में पहली वैज्ञानिक आधार पर जनगणना भी रिपन के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 7वां क्वेश्चन है, क्रांति के कारण भारतीय खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था और इसके केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। तो ये किस क्रांति के कारण हुआ था? हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है और MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था और यह फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष में संशोधन करता है? तो ये 1948 में संशोधन करता है।
चार्ल्स के नियम में क्या होता है? तो चार्ल्स के नियम में होता है दाब स्थिर रखा जाता है, गैस के मोल की संख्या स्थिर होती है और आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तीनों ही शब्द यहाँ पर सत्य होंगे चार्ल्स के नियम के अनुसार। बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु के अचानक से तेजी से घुमाव जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्लिक। तो फ्लिक का संबंध किससे हो जाएगा? फ्लिक का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। निम्न में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? जल्लीकट्टू का संबंध है पोंगल से। और जल्लीकट्टू क्या होता है? इसमें एक बैल होता है और बैल के सींग में एक पोटली बांध दी जाती है और जो भी खिलाड़ी उस पोटली को खोल देता है वही विनर हो जाता है। और पोंगल 4 दिन का फेस्टिवल है जो तमिलनाडु राज्य में होता है। विशु ये मलयालम नववर्ष कहलाता है जो केरल में होता है। ओणम 10 दिन का फेस्टिवल है और इसका पहला दिन अथम और 10वां दिन थिरु ओणम कहलाता है। और शिवरात्रि ये नॉर्थ इंडिया में विशेषकर मनाया जाता है। और जो जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि होती है तो उसको हेरात फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। द्वितीयक क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां रखी जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित होती है। दूसरे में होती है विनिर्माण, जिसमें कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार किया जाता है। जो भी कच्चा माल होता है उससे अगर कोई भी उत्पाद बनाया जाता है तो उसको कहते हैं विनिर्माण। और जो सेवा से संबंधित होता है उसको तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे हॉस्पिटल, बैंकिंग, परिवहन, जो भी सेवाएं होती हैं तो उनको तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है। और ये है द्वितीयक क्षेत्र। 14वां क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी में। अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की चिकित्सा शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये है एयर मार्शल साधना एस नायर। निम्न में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेजबानी की थी? तो ये की थी ईडन गार्डन। और ईडन गार्डन ये कहाँ पर है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अरुण जेटली स्टेडियम ये है दिल्ली में और पहले इसका नाम होता था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और वानखेड़े स्टेडियम ये है मुंबई में जहाँ पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। और आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसकी स्थापना हुई थी 1909 और इसका हेडक्वार्टर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को कहा जाता है कोर्ट। और बेसबॉल में जो खेल का मैदान होता है तो इसको कहते हैं, तो ये होता है डायमंड शेप का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। और ये कौन सी विशेषता है यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? तो ये है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता वह अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह किसी विशेष राज्य का नागरिक नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का ही नागरिक होगा। तो एकल नागरिकता। अगर दोहरी नागरिकता होगी तो वह संघात्मक का उदाहरण है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची करती है शक्तियों का विभाजन, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को ही शक्तियाँ देती है। तो ये भी संघीय व्यवस्था का उदाहरण होगा। राज्यों की सूची का मतलब होता है कि राज्यों को कानून बनाने के विषयों की सूची देना। तो ये भी संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण होगा। और इनमें से एक ही है एकल नागरिकता। तो ये उदाहरण होगा एकल नागरिकता का। 19वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईस्वी में। तो और ये किसने की थी? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं कि इसके बाद दूसरा शासक बना था बिंदुसार। 20वां क्वेश्चन है इस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन। किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री
श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है अरुणाचल प्रदेश ने। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के मोहन नायडू, मोहन सिंह। तो ये हैं मुख्यमंत्री। और इसके पूर्व मुख्यमंत्री का नाम था शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय सरकार में कृषि मंत्री बने हुए हैं। तो अब हम देखेंगे सेकंड सेट का रिवीजन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड सेट का। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? तो ये उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। और पहली पंचवर्षीय योजना ये थी 1951 से 56 तक, और दूसरी थी 56 से 61, और तीसरी थी 61 से 66 तक। भारत में हरित क्रांति के बारे में कौन से कथन है? तो यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू हुई थी, और इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर और कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण शामिल था। तो ये दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। तो इसका उद्देश्य भूखमरी को दूर करना था, यानी कि खाद्य उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, और कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य था। पूर्व पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कौन सा प्रतिशत कवर करती है? तो ये 99% कवर करती है। किसने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया है? तो ये किया है पंडित बिरजू महाराज, जो कथक नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्र ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित और ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको 2000 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। उदय शंकर, इनको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध है भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से। 5वां क्वेश्चन है देनदारियों के संबंध में कथन को पढ़िए। किसी भी फर्म के लिए देनदारियां उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया होता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियां वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। 6वां क्वेश्चन है 1919 के रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की, और उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो 1919 में भारत का ब्रिटिश वायसराय तो 1916 से 1923 तक ये था चैम्सफोर्ड। और करजन 1899 से 1905 तक रहा था इरविन कब से कब तक रहा था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा था, और इसी के समय भारतीय रेलवे चली थी, और पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी जो 34 किलोमीटर तक चली थी, और ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और डलहौजी के समय ही वुड डिस्पैच आया था, जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये 1854 में आया था। डलहौजी के समय ही डलहौजी ने ही लैप्स की नीति या व्यपगत सिद्धांत को शुरू किया था। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो टेबल टेनिस में होते हैं 11 अंक। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 159 में। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? आय और उपभोग के स्तर के आधार पर नियुक्त की जाती है। और जो हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं हैंड रिटन नोट्स के, तो उनमें गरीबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियों का भी उल्लेख है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। भारत की संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1946 में, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, और बाद में यही प्रस्तावना बन गई थी। किस राज्य में डांडिया रास नृत्य होता है?
तो ये होता है गुजरात में। बिहार में जाट जाटिन होता है। केरल में इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं त्रिशूरपुरम, ओणम इत्यादि। और ओडिशा में होता है रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये कब किया था? 26 अगस्त 2021 को। 13वां क्वेश्चन है 2023 में निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो डच नोबेल पुरस्कार कहा जाता है स्पिनोजा पुरस्कार को, और ये जीता था जोइता गुप्ता के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया? तो ये 61,199 को प्रशिक्षित किया गया। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। हॉकी से संबंधित है हरमनप्रीत सिंह, जिनको अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है। वॉलीबॉल से संबंधित एक खिलाड़ी का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो रंगकेर मनाती है करबी जनजाति, और ये करबी जनजाति कहाँ पर होती है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और खासी जयंतिया ये होती है मेघालय में जनजाति। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं क्रिकेट खेल। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते थे? तो ये जीते थे ए आर रहमान के द्वारा, और ये कब जीते गए थे? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और ए आर रहमान को ही मद्रास ऑफ मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से भी जानते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यह 61.8%। और मेल और फीमेल के बीच सबसे अधिक साक्षरता अंतर ये है राजस्थान में, और सर्वाधिक साक्षरता दर ये है केरल राज्य में। मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, और वाक यंत्र का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये होता है कंठ। तो कंठ को ही वाक यंत्र कहते हैं, जिसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो वॉइस बॉक्स को ही दूसरा नाम होता है कंठ। तो कंठ से ही मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये थे हमारे आज के 2 प्रैक्टिस सेट, और आज की क्लास में 2 ही करेंगे। तो कल से हम करेंगे 3-3 प्रैक्टिस सेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।